नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सैयद मुबशर। दोस्तों, तकरीबन 25-22 तारीख से जब पहला लॉकडाउन हुआ था, देश कह सकते हैं पूरे देश को जो है लॉकडाउन किया गया था 23 मार्च से। उसके बाद से लगातार लॉकडाउन चल रहा है। अब इस वक्त लॉकडाउन 5 चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन 5 में कुछ रियायतें दी गई, कुछ लोगों को सहूलतें दी गई, क्योंकि लंबे समय से लगातार चल रहे लॉकडाउन का असर पूरे देश में पड़ रहा था। चाहे वो आप कह सकते हैं कि बिजनेस की बात करें, चाहे वो लोगों की आम जिंदगी की बात करें। लेकिन इसी लॉकडाउन में जो आपके चहीते सितारे हैं, जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो पिछले 77 दिन या यूं कहें पूरे 80 दिन से किस तरीके से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं, शूटिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ये लोग करते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अपने अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे इवेंट्स में होते हैं। लेकिन इस पिछले 3 महीने के कोरोना काल में इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में, अपनी लाइफ में, अपने रोज़मर्रा के दिनों में किस तरीके से इस पूरे सफ़र को तय किया, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 ख़ास मेहमान जुड़ेंगे। वो दोनों मेहमान किसी इंट्रोडक्शन के, किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं। मैं फिर भी आप लोगों को उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरे साथ जुड़ेंगे बॉलीवुड के स्टार और चहेते एक्टर विंदु दारा सिंह, और दूसरे हमारे साथ एक स्टार होंगे संतोष शुक्ला, जिनको आपने अलग अलग फिल्मों में सलमान खान के साथ और दूसरे स्टार्स के साथ देखा होगा। आज हम इन दोनों ही स्टार से चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार जितना लंबे समय से जो लॉकडाउन चल रहा है उस पर इन लोगों का क्या कहना है। देश में जिस तरीके से कोरोना को लेकर अलग अलग चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, उस पर इन लोगों का क्या कहना है, और ये लोग किस तरीके से देखते हैं इस पूरे लॉकडाउन को। तो मैं आप लोगों की मुलाकात करवाता हूं सबसे पहले विंदु दारा सिंह से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव स्काइप के जरिए जुड़ चुके हैं। बिंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमको देने के लिए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कहीं ना कहीं जो एक लोगों के दिमाग में, या यूं कहें कि फेस पे एक एक्सप्रेशन उनका ऐसा होता है लॉकडाउन में, क्योंकि सब लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें सामने आती है, लेकिन आपका फेस देख के ऐसा लग नहीं रहा है कुछ। और कोरोना के लिए वो बहुत खतरनाक है, इसीलिए हंसते खेलते रहो, ये पल भी बीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिंदु भाई, ये चीज़ तो है कि अगर आप कोई कठिनाई का ऐसा समय आता है, अगर आप उसको हंसते खेलते जिस तरीके से आप कह रहे हैं, और वाकई ये आम जीवन में भी है कि अगर इस चीज़ को हम लोग माने और थोड़ा सा कह सकते हैं कि फाइट करें उस चीज़ से, तो ये ऐसे दिन भी बहुत जल्द खत्म होता है। क्योंकि कहा यह जाता है कि वक्त अच्छा हो या बुरा, बदलता ज़रूर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको समझ पड़ेगा। ये एक वॉर के जैसे है, जैसे कि एक कंट्रियों में वॉर हो गई। मैं तो वॉर के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन ये ऐसी वॉर हुई है कि मतलब हम लोग मदर नेचर के साथ कुछ गलत कर रहे थे और उसने हमें अटैक किया है। तो हमें सुधरना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। लेकिन जब वॉर होती है तो आप चुपचाप घर में बैठते हो, कुछ रोते नहीं कि खाना नहीं मिला, ये नहीं मिला, पैसे नहीं है। तो वैसे ही वॉर चल रही है, तो हमें घर में बैठ के इसे जीतना है। बिल्कुल। तो घर का अगर मैं बात करूं, जो दर्शक हमारे पास, क्योंकि जब से हमने अपने सोशल पेजेस पे डाला है कि आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, संतोष शुक्ला भी कुछ समय में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं आजकल, पता ही है सारी चीज़ें, तो उसमें अभी कुछ देर में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपके बारे में सबसे ज़्यादा लोगों ने ये पूछा कि जो आपके फैंस हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, कि आखिर कहाँ हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं एक आध ट्वीट मार देता हूँ। जैसे आज भी मैं बहुत दुखी होता रहता हूँ जब मैं पढ़ता रहता हूँ कि क्या चल रहा है देश में, तो कुछ ना कुछ ट्वीट मारता हूँ मैं। तो आज भी मारी है, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे नहीं है। हम लोग तो सोशल मीडिया से ही जिंदा रहे ये 77 दिन, तो 80 दिन हो गए, 80 से भी ज्यादा हो गए। तो लोगों से ऐसे ही टच में रहे। थोड़े थोड़े ऐप्स आ गए, हाउस पार्टी, रात को बैठ जाते हैं, हाउस पार्टी में दोस्तों से बात करना शुरू कर देते हैं। हमारी एक गैंग है, रोज रात को मिलती है, तो ऐसे लगता है यार आमने सामने कोई दोस्त आ गए। तो ये चलता रहता है। आपको समझना पड़ेगा कि ये पल बीतेंगे और हमें मेहनत करके वापस खड़े होना है। थोड़ा सा टाइम खराब चला है, गरीबों के लिए बहुत बुरा टाइम गया है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भैया थोड़े पैसे बचा लो, 10% बचा लो जितना कमाते हो। तो आई थिंक सब लोग ये समझ गए इस बार कि भैया 10% तो बचाएंगे। तो अगर सब लोग 10% बचाएंगे तो ऐसे कोरोना के टाइम पे हम लोग दुखी नहीं होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल बिंदु भाई, एक चीज है, ये 77 डेज 77 दिन आप पूरी तरीके से घर पे रहे, ये दिन कैसे चंडीगढ़ गुजरे, में। कैसे ये? जी मैं चंडीगढ़ में था अपने भाई के ये पास। मेरा मेरा सवाल, मैं भाई आपको पहले बता दूं, ये मेरा सवाल नहीं है, जो आपके चाहने वाले हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपने अपनी लाइफ में क्या किया है। जो सरकार ने हाँ। गाइडलाइंस जारी की थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, आप लोग घरों में रहे, बिल्कुल। या फिर घर में जो कुछ अगर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों के साथ आपने ये मतलब ये जानना चाहते हैं आपके चाहने वाले कि आपने किस तरीके से जो है पूरे ये दिन बिता रहे हैं अभी। मैं एक शूटिंग कर रहा था पिक्चर की। मुकेश ऋषि जी एक पिक्चर बना रहे हैं निडर करके, तो उसकी शूटिंग चल रही थी पंजाब में, और हमें पता चला शूटिंग बंद होनी है, तो सबने कहा चलो बॉम्बे चलो बॉम्बे। और मेरी बीवी बच्चे रशिया गए हुए हैं, तो मैं कहा यार मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा, मैं अपने भाई के साथ चंडीगढ़ रह जाऊंगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था। और चंडीगढ़ में रहने के बाद यानी मुझे पता ही नहीं चला ये 77 दिन कहाँ उड़ गए। और हमने गेट लॉक कर दिया बंगले का। बंगले का गेट लॉक था। मेरा भाई जरा पर्टिकुलर आदमी है, उसने किसी को भी अंदर बाहर आने नहीं दिया। तो ये देखा कि हम लोग जैसे हॉस्पिटल के माहौल में है, लेकिन पूरा खुला घर है वो। वहाँ पूल टेबल भी है, टेबल टेनिस टेबल भी है, एक्सरसाइज का पूरा जिम का पूरा इक्विपमेंट है। तो हमने ये दिन पिक्चर देख के दोनों भाइयों ने आपस में बातें कर करके, बहनों के साथ बातें करके बिता दिए। मतलब ये कहा जा सकता है कि बिंदु भाई कि ये वक्त जरूर, देखिए बाहर आप नहीं निकल सकते, लेकिन परिवार को लेके, फैमिली, परिवार के लिए। बिंदु भाई मैं एक रुकना चाहूंगा। संतोष भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। मतलब दो दिग्गज मेरे साथ इस वक्त है, और मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं पुराने, तो इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है पर्सनली, मैं अपनी अगर बात करें तो। बहुत बहुत स्वागत है संतोष भाई आपका। शुक्रिया 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 सैयद भाई, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव। वाह, ये ग्रीटिंग। बोले की फौज करेगी मौज। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आज हम मौज ही करेंगे एक तरीके से, बिल्कुल कि मतलब जानना चाह रहे। कई बार मेरे से लोगों ने बोला कि यार संतोष जी को से आप नहीं लेके आते। मैंने कहा आप जिस दिन वो होगा मैं बिल्कुल संतोष भाई को भी लेके आऊंगा, बिंदु भाई को भी लेके आऊंगा। आज हमारे बड़े भाई बिंदु भाई भी है, और जब ये है तो इनके साथ हम रहते ही रहते, समझे आप? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। जय हनुमान, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष भाई बाल बहुत ज्यादा छोटे नहीं हो गए आपके? लॉकडाउन का असर है। बाल छोटे करा दिए थे। कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे, कुछ शूटिंग्स थी, और कुछ अच्छी फिल्में साइन करके रखी है। लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन हो गया है, और एक ऐसी स्थिति है और एक ऐसा वक्त है कि इसको अभी घर में बैठ के गुजारना है हमको साथ खैरियत से। और उसके बाद एक सही वक्त आने पर मैं रिवील करूंगा कि बाल छोटे क्यों करा दिए। चलिए ये राज अगर आप ये राज अगर राज रखना चाहते हैं तो बिल्कुल हम उस पर से पर्दा अभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप एक्टर लोगों का लुक जो है वक्त जो है चेंज होता रहता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और बताएं। बस मैं ये जानना चाह रहा था, मैं नहीं जानना चाह रहा था, जो आपके फैन हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जैसे मैं अभी बिंदु भाई से भी बात कर रहा था, तो बिंदु भाई अपने 77 दिन चंडीगढ़ में गुजारे। चंडीगढ़ बिंदु भाई, चंडीगढ़ मेरा फेवरेट शहर है, हकीकत बताता हूँ मैं आपको। मतलब उससे ज्यादा साफ शहर मैंने शायद ही नहीं देखा होगा, उससे ज्यादा क्लीन ग्रीन शहर नहीं देखा होगा। तो अपने आप में खैर खूबसूरती और उस शहर की बात ही अलग है। बहुत ही क्लीन, बहुत ही ग्रीन है, और बहुत ही जिंदा दिल लोग हैं, और बड़ी खूबसूरत। और पंजाबियों की तो वैसी भी बात अलग है भाई। नहीं, ये अलग तरीके से चलता है चंडीगढ़। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष भाई आपके दिन, सबसे पहला सवाल मेरा बिंदु भाई से भी यही था, आपने ये इतने दिन अभी तक जो लॉकडाउन के गुजार रहे हैं कैसे गुजारे, ये आपके जो हमारे जो दर्शक हैं प्राइम न्यूज के वो जानना चाहते हैं। कई सारे मैसेज मेरे पास ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जब से हमने डाला, वो जानना चाह रहे थे कि आप कैसे इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की भी गाइडलाइंस है, और महाराष्ट्र में आप लोग हैं, वहां तो थोड़ा सा स्थिति और ज्यादा वैसी है, थोड़ा सा प्रिकॉशन ज्यादा लेने की जरूरत है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, पूरे आपके मुंबई की बात करें, तो किस तरीके से आप लोग करें? भाई देखिए क्या हो गया था, हमारी जो अम्मा है, हमारी जो मदर है, वो कुछ वक्त गुजारने के लिए आई थी हमारे साथ मुंबई, और उसके बाद अचानक ये लॉकडाउन हुआ और सब कुछ बंद हो गया। तो मैं इसको एक खुशनसीबी मान लेता हूँ कि मुझे मेरी माता जी के साथ एक बड़ा अच्छा लंबा वक्त मिल गया गुजारने के लिए।
और अब हम माँ बेटे दोनों घर पर ही हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। घर को लॉक कर रखा है, जब तक जरूरत नहीं होती है बिल्डिंग के नीचे भी नहीं उतरते हैं। अच्छा, एक बात मैं ये मेरा पर्सनल है, माता जी से डांट पड़ी या नहीं पड़ी? कभी बाहर जा रहे हो तो कभी माता जी ने डांटी हो? हाँ, मैं थोड़ा सा शरारती मिजाज हूँ और थोड़ी शरारत जो है वो है मेरे अंदर, तो डांट वाट तो पिटती रहती है। और जैसे कि मैं घर से निकलता हूँ कभी बाई चांस, जिस दिन ऑफिस का मेरा ऑफ होता है या मुझे थोड़ा सा लेट जाना होता है, अगर मैं कहीं निकलता हूँ घर से, तो मेरी मम्मी सीधा ये बोल देती है कहाँ जा रहे हो, सीधा पूछती है एकदम, तो वो फिक्र होती है कि बाहर कम से कम निकलो। एक दिन तो मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे फादर थे, क्योंकि हम सभी जॉइंट फैमिली हैं, सभी भाई बहन एक साथ रहते हैं, छोटे हैं सब मुझसे, तो वो लोग अमूमन चोरी छुपे बाहर निकल जाते। तो एक दिन पापा ने गेट में बाहर से अंदर से ताला लगा दिया राइट कि ये कोई नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ क्या बिंदु भाई? आपसे भी जानना चाहूंगा मैं। आपको समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है कि आप बाहर ना जाएं, क्योंकि ये बीमारी आप सिर्फ घर पे ला सकते हैं और अपने बुजुर्गों को दे सकते हैं। तो आप लोग का फर्ज बनता है कि बाहर ना जाएं। ये बहुत जरूरी है। लेकिन न्यूज चैनल का भी फर्ज बनता है कि बहुत ज्यादा हुआ ना बनाए, बहुत ज्यादा लोगों को डराए ना, क्योंकि ये कोई ऐसी, ये जैसे जैसे बीमारी है वैसे ये भी छोटी सी बीमारी है, लेकिन जितना डरेंगे उतना ज्यादा ही आपको लगने का और उतना ज्यादा खतरनाक आपके लिए बनेगी। तो थोड़ा सा बात है, इस वक्त हम एक ऐसे अनजान दुश्मन से लड़ रहे हैं, अगर मैं कहूं गलत नहीं हूं तो, एक ऐसे अनजान दुश्मन जिसको आप देख नहीं सकते, आप कहीं उसका पता नहीं होता कब कहां से आ जाए, क्योंकि आप जब तक लेके नहीं आएंगे उसको अपने घर, तब तक वो खुद नहीं आएगा। इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे लगता है उसमें भी है शायद। अभी क्या हो गया है कि अभी सडनली सरकार का भी जो निर्देश है और उनका भी जो रवैया है वो अब थोड़ा सा बदला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि अब बीमारी थोड़ी कंट्रोल में आई है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी कंट्रोल में आई है। तो अभी आपने देखा होगा अक्षय कुमार साहब का एक एड भी आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को भी सुधारना है। बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक व्यवस्था जो है जो डगमगा रही उसे भी सुधारना है। तो आपको प्रिकॉशन लेना है, ये बीमारी कहीं नहीं जाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोल दिया है अब इसके साथ जीना पड़ेगा कुछ वक्त, जब तक इसका कोई वैक्सीनेशन, इसकी कोई दवा नहीं आ जाती। तो आपको मास्क लगाना है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, बट आपको निकलना है अपने परिवार के लिए। बाहर निकलना हमारी मजबूती नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। आप समझिए इस बात को, बाहर निकलना हमारी मजबूती नहीं है, हमारी मजबूरी है, तो निकलना तो पड़ेगा अब। और मैं बिल्कुल सहमत हूं मेरे बड़े भाई साहब बिंदु भैया से कि इसका बहुत ज्यादा हवा भी मत बनाओ। बीमारी तो है, बीमारी है, लेकिन इससे आप जितना डरेंगे तो आपको कोरोना तो नहीं होगा, लेकिन डरोना जरूर हो जाएगा। उससे मेंटल हेल्थ चली जाएगी दोस्त, समझो, मेंटल हेल्थ चली जाएगी। हाँ, क्योंकि अमूमन संतोष भाई, हम लोग जब फील्ड पे होते हैं, डॉक्टर से बात होती है, तब उनका ये कहना है कि आपका मेंटल लेवल किस लेवल का है, वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप डर गए या बहुत ज्यादा घबरा गए तो कहीं ना कहीं आप उसका असर आप पर ज्यादा हो सकता है। तो मैं अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने दिमाग पर इस चीज़ को हावी ना होने दें। जो प्रिकॉशन है, जो सहूलियात बताई गई हैं, जो सावधानियां बताई गई हैं, उसका पालन करें। और ये आपकी जो 2 चहेते सितारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये लोग भी घर में हैं। आप लोग, मुझे लगता है शायद इनसे ज़्यादा घरों से बाहर नहीं रहते, लेकिन ये लोग भी घर पर हैं। तो इसका कारण यही है कि अगर आप जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप घर में रहेंगे तो। और घर से बाहर गए तो बिन बुलाए मेहमान जैसे होता है, वो बिना बुलाए आप अपने साथ कोरोना को लेकर आ सकते हैं। हाँ, नहीं, और मैक्सिमम केसेस अब ये देखने को मिल रहे हैं। सैयद, मैं ये बोल रहा हूँ, घर से बाहर आपको जब लगता है कि जरूरी है जाना, नेसेसरी है, तो जाना पड़ेगा। दवा लेने, राशन लेने, ग्रोसरीज लेने। अब आपको कहीं आप फंसे हुए हैं, आपको किसी दूसरे स्टेट में पहुंचना है, अपने घर पहुंचना है, ट्रैवल करना है, जाना पड़ेगा। सोच समझ के ट्रेनें और फ्लाइट सरकार ने भी शुरू की है, बट टेक प्रिकॉशन। बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे अभी बता रहे थे, आपकी माता जी भी फंसी थी, घर जाने वाले थे, क्योंकि आपका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, लखनऊ से है। लखनऊ से है आपका ताल्लुक। माता जी भी वापस जा रही थी, बेचारी माता जी भी वही हैं। लेकिन एक पॉजिटिव वे में अगर इस चीज़ को देखें
तो कहीं ना कहीं जो परिवार के साथ हम लोग समय नहीं दे पाते थे अपने रोजमर्रा के कामों में, अपने इतनी बिजी लाइफ की वजह से, वो कहीं ना कहीं वो छूट गया था। तो मुझे लगता है एक भाई थैंक्स बोलना चाहिए, थैंक्स टू कोरोना की, उसकी वजह से परिवार एकजुट होकर अब कम से कम बहुत सारी चीजें, बहुत से घरों में तो ऐसा, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि यार हमारा जो बहुत सारा मैटर पेंडिंग था, घर में हम बात नहीं कर पाते थे अपने पिताजी से, माताजी से, वो नहीं हो पाया। बिंदु भाई कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ क्या बिंदु भाई आपके साथ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत बढ़िया हुआ है ये। लोग बोलते रहते थे यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वो काम है, भागो भागो भागो। लेकिन अब जब हमें फुल टाइम मिला है तो हमें समझ में आया कि यार जिंदगी क्या है, परिवार की अहमियत क्या होती है। बिल्कुल, फैमिली, फ्रेंड्स, यही है जिंदगी। और आपको 2 रोटी खानी है, आप सोने की रोटी बना के नहीं खा सकोगे, 2 रोटियां खानी है और वो आप खाएंगे। तो ज्यादा भाग दौड़ करके और पैसा ये काम फुल टाइम करते रहोगे तो आप जिंदगी का मजा आप नहीं ले रहे। आखिरकार वो जो मेहनत आप कर रहे हैं वो कर किस चीज के लिए ले रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। जब आप ही नहीं बरत पा रहे उस चीज को, आप ही नहीं उसको इस्तेमाल कर पा रहे, तो फिर फायदा मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा है। बिल्कुल। एक और बड़ी अच्छी चीज हुई है इस लॉकडाउन के टाइम पे, एक और बड़ी अच्छी चीज हुई है। वो चीज ये है कि मैं हमेशा से, बिंदु भाई जानते हैं, मैं दारा जी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा महान व्यक्तित्व थे और वो हिंदुस्तान में दोबारा दारा सिंह कभी पैदा नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मतलब रियली और सलूट ये दारा जी। जनरेशन, ये जो हमारी आज की जनरेशन थी ना, ये जो दीवानी हो चुकी थी नेटफ्लिक्स की, वो अभी भी है, बट उस जनरेशन को दोबारा से रामायण देखने का मौका मिला। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल उस जनरेशन को फिर मिला हुआ है रामायण, और आज उनको समझ में आता है हनुमान जी मतलब दारा जी। बिल्कुल, आप समझिए, हनुमान जी मतलब दारा जी, उनकी जो भाव उनकी शक्ल में और जो जिस तरह की गरिमा, वो जिस तरह की छवि उनके ऊपर वो जो बैठी है, वो रोज कभी हिंदुस्तान में दूसरा कोई निभा ही नहीं सकता उतनी बखूबी तरीके से। तो मैं इसको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानता हूं कि हमारी आज की जनरेशन, जो छोटे बच्चे थे जिनको पता नहीं था कि ये अरुण गोविल और दारा सिंह जी की कोई रामायण थी कभी रामानंद सागर जी की, वो उसके मुरीद हो गए, बहुत ज्यादा फैन हो गए, और इतना हुए कि जब रामायण खत्म हुई तो बच्चों को घरों में रोते हुए देखा गया। बिल्कुल। और स्टार प्लस दोबारा शुरू हो गई है, स्टार प्लस पे। बिल्कुल। रामायण स्टार प्लस पे और महाभारत में दोबारा आ रही है। तो मैं यही बोलता हूँ कि अभी DD1 जो हमारा राष्ट्रीय चैनल है, हमारा नेशनल टेलीविजन है, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा कि नहीं यार DD1 इज लाइक वेरी, नहीं अभी DD1 कौन देखता है यार, अभी कलर्स का जमाना है, स्टार प्लस का। तो हम पीछे चले गए, हमको लगा नहीं DD1 ये वक्त का पहिया है जो गोल है और वो घूमता जरूर है। हाँ? अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो लॉकडाउन में बड़ी कमाल की चीज हुई है कि जो पुरानी हमारी जो धरोहर थी, मैं इसको धरोहर मानता हूँ, रामायण जो है किसी धरोहर से कम नहीं है। हिंदुस्तान अगर ताज, बिल्कुल एक इतिहास जो रहा है वो आज की जनरेशन के सामने आए, कम से कम पता चले कि आपके महापुरुष कौन थे, कैसे थे, किस तरह से थे, उन्होंने अपनी जिंदगियों में किस तरीके की चीजें की। एटलीस्ट वो आज की जनरेशन में वो सब चीजें देखने को मिले तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिंदु भाई मैं आपसे शुरुआत करूंगा। कोरोना काल में जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, सरकार की बात करूं, आम जनता की बात करूं, महाराष्ट्र से बहुत से ऐसे माइग्रेंट लेबर्स जो डेली वेजेस वाले थे वो पलायन करके आए। आपको क्या लगता है कि कहीं कमी कहाँ रह गई इसकी, जो लोगों ने इतनी तरीके से पलायन किया? क्योंकि अगर उनके ही राज्य में जहां वो हैं, जहां काम कर रहे हैं, अगर उनको वो सभी सहूलतें मिलती तो क्या ये पलायन होता? नहीं, आपको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या हुई है कि आप लोग जो न्यूज चैनल है, मैं इसको भी जिम्मेदार मानता हूँ इस घड़ी में। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब कोई चीज ऐसी आती है जो आई कोरोना, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था ये कितनी चलेगी, कब तक चलेगी, इसकी क्या मेन तकलीफ आएगी। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने भी अपनी तरफ से जो भी कर सकती थी कर रही थी। पर जब टीवी पे हम देखेंगे कि बस मर रहे हैं, बस मरने वाले हैं, अब तो ये बच्चा हमारा कभी मिलेगा नहीं, तो माँ बाप गांव में बैठे, लखनऊ में बैठे, बिहार में बैठे, यूपी में बैठे अपने बच्चों को वापस बुलाने लग गए कि तुम घर आओ, घर आओ, घर आओ। लेकिन तो सड़कों पर अमूमन हमने जो देखा, मर रहे हैं, मैं बिंदु भाई सड़कों पर जो अमूमन देखा, उसमें से बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर थे जो पलायन कर रहे थे, उनका ये कहना था
कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको वो सहूलत नहीं दी गई। कई कई दिनों से लोग भूखे थे, लोग पैदल चल रहे थे, जबकि आम जनता जो बाहर लोग जो रह रहे थे, जिस राज्य से वो गुजर रहे थे, वहां के लोगों ने ज्यादा जो है हेल्प की। सरकार की तरफ से शुरुआती तौर पे इतना वो नहीं हो पाया। भाई सरकार लॉकडाउन में है और आप लोग सब चल पड़ोगे घर की तरफ, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको करना, क्योंकि कोरोना को बंद करने के लिए लॉकडाउन हुआ था। और लॉकडाउन में बेचारे माँ बाप ने बोल बोल के बच्चों को सबको निकलवा दिया, सब लोग चल के जाने लग गए, और अब वो सब लोगों को वापस आने का भी दिल कर रहा होगा काफियों को। अभी भी मैं कई बार पढ़ता हूँ कि यूपी वाले बोल रहे हैं कि हम परमिशन देंगे, महाराष्ट्र बोलेगा हम परमिशन लेंगे। ये सब क्या है? हिंदुस्तान एक हमारा एक पूरा मुल्क है और हम सब एक हैं और हम सब एक दूसरे का प्यार रखते हैं। ये जितना पेपर वर्क कम हो आई थिंक उतना बेटर है। कोई भी किधर जाके अपना काम कर सकता है। लेकिन जब ये बेचारे लोग वापस वहां पहुंचे और माँ बाप को समझ में आ गया कि भैया ठीक है, हमारे बच्चे ठीक है और कोरोना भी अब खत्म होने ही वाला है। महाराष्ट्र का क्या, बॉम्बे का आपको समझना पड़ेगा, मुंबई में एक एक रूम के अंदर बहुत लोग रहते हैं और जो आप कोरोना को टेस्ट करते रहोगे तो लोग तो आते ही रहेंगे, लाखों लोग आते रहेंगे, लेकिन इन्हें कुछ होने नहीं वाला। कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि ये बेचारे बीमार पड़ के मर जाएंगे। कोरोना पॉजिटिव मीन्स नथिंग, ये मेरे हिसाब से है। तो कोरोना के टेस्ट मैं तो नहीं चाहता कि ज्यादा टेस्ट हो जब तक किसी की तबीयत खराब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष भाई, आप जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से ही आप मुंबई में हैं, ठीक है? आपने क्या कुछ मुंबई में का, अगर मैं आपके नज़रों से जानना चाहूँ, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहें मुंबई में किस तरीके के हालात थे, कैसे थे? क्योंकि मुंबई में इस वक्त सबसे ज़्यादा आंकड़े निकलकर सामने आए, चाहे वो पॉजिटिव केसेस की बात करें, चाहे वो जो डेथ हुई है उसकी बात करें, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी नज़र में कैसे आप देखते हैं उस चीज़ को? देखो, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि महाराष्ट्र बहुत कमाल का स्टेट है और जितनी आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसको हैंडल किया है, जितने बेहतरीन तरीके से, ये किसी और स्टेट में अगर इतनी तादाद में पेशेंट्स आ जाते तो आई थिंक इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ये महाराष्ट्र है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी यहाँ पर है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन संतोष भाई, आरोप जो वहां के लोग थे, धारावी से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, जो हमारी कुछ लोगों से बात हुई, कि सरकार ने समय रहते वहां पर अगर और ज्यादा ठोस कदम उठाए होते तो धारावी में जो इस तरीके से मैक्सिमम नंबर्स आए, जो कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, वो नहीं हो पाता। फिर बता रहा हूं, मेरी बात समझिए। ये कोरोना जो बीमारी है, इसकी वैलिडिटी कितनी है, ये कितने समय तक यहाँ पे रहेगी, इसका प्रभाव, इसका प्रकोप कितना ज्यादा भीषण और कितना गंभीर होने वाला है, इसका अनुमान किसी को नहीं था इतना ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात में सच्चाई है आपकी, बिल्कुल। समझिए, मुंबई में मॉनसून सबसे ज्यादा होता है। महाराष्ट्र सरकार मॉनसून आने के 1-1.5-2 महीने पहले उसकी तैयारी कर लेती है। तो अगर उसको पता होता इतनी बड़ी महामारी आ रही है तो क्या वो इसकी तैयारी नहीं करती? वो 100% इसकी तैयारी करती। और उसके बाद भी इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने इसको हैंडल किया है, मुझे लगता है एक बहुत कमाल की बात है, एक बहुत कमाल की बात है। ये हर एक के बस की बात नहीं थी। बहुत खूबसूरती से इसको हैंडल किया उन्होंने, बहुत खूबसूरती, बहुत ज्यादा। ये बहुत बेहतरीन तरीका था, मुझे लगता है। चलिए, ये तो आपके नज़र से एक बार बात हुई। बिंदु भाई, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। अभी एक ताज़ा मामला है केरला का, आपको क्या लगता है जिस तरीके से एक वो गर्भवती हथनी की मौत होती है, ऐसे समय में अगर इन सब चीज़ों की ऐसी हरकत होती है तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कहना क्या आपका इस पे? देखो, मैंने इसके बारे में कुछ ज्यादा लिखा नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये किसी ने पर्पसली नहीं किया है। एक जो ये मौत हुई है हाथी की, ये हाथी के लिए नहीं था, ये सूअर के लिए केरला में वो लोग ऐसी चीजें बनाते हैं क्योंकि सूअर आके उनकी खेत खराब करते हैं। जब एक गरीब किसान अपनी खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए और कुछ उसको समझ नहीं आता तो ये कई गलत अपनाते कई कदम। तो आपको समझना पड़ेगा ये सूअर आते क्यों है, वो हाथी आया क्यों? क्योंकि आप लोग झाड़ काटते जा रहे हो, जंगल काटते जा रहे हो,
सबको समझना पड़ेगा, सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। आप बोलोगे कि केरला वाले ने हाथी को मारा, मैं कभी नहीं मान सकता। वहां बहुत सारे हाथी हैं और वो हाथी को बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन ये हाथी बेचारे की डेथ हुई है, तो हमें जिम्मेदार कौन है इसके लिए ये सोचना पड़ेगा। तो जो लोग फसल काट रहे हैं, जो मतलब फसल पे झाड़ काट रहे हैं और उनकी हैबिटेट को हम लूट रहे हैं, और वहां कोई डैम बनाना चाह रहा है, कोई हट बनाना चाह रहा है, तो जब जानवर, तभी तो ये शहर की तरफ आ रहे हैं, वरना लाखों सालों से जानवर हिंदुस्तान में रह रहे थे, कभी शहर पे नहीं आते थे। पर अब उनकी जब आप जगह लोगे, मतलब ये बिंदु भाई, ये एक मतलब इसको मेन वजह कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उसका असर है कि जानवर जो हैं, जंगली जानवर हैं, जिनका घर है जंगल, अगर वो जंगल ही नहीं रहेंगे तो वो फिर कहीं ना कहीं वो भी पलायन करेंगे, आम मजदूरों की तरह, जैसे मजदूर करते हैं जब उनको घर नहीं मिलता तो दूसरी जगह पलायन करते हैं। तो कमी इसमें कमियां किसकी नजर आती हैं आपको? आपको समझना पड़ेगा, CRZ करके एक लॉ है हिंदुस्तान में, बहुत सालों से चलता आ जा रहा है, बकवास का लॉ है CRZ। CRZ का क्या मतलब है? अरे आप झाड़ और जंगलों को बचाओ, ये CRZ को बंद करके झाड़ और जंगलों को बचाओ। जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं, नेचर से प्यार करते हैं, ऐसे लोगों को आप उसका हेड बनाओ। आप किसी को भी उठा के कोई भी बोलते ये बन गया जी जंगल का हेड, ये बन गया जानवरों का हेड, ऐसा नहीं चलता। आपको एकदम राइट लोगों को बनाना पड़ेगा और ऐसा रॉ बनाना पड़ेगा कि जंगल नहीं कट सकते। अगर आपको कोई डैम भी बनाना है, आपको अगर कोई, यानी जो लोग अपने हट्स वर्ट्स, मुंबई में क्या होता है कि लोग जाके आपका एक जवाब मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा समझ में आया कि वाकई जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं, अगर उनको इस तरीके की जिम्मेदारी दी जाए तो कहीं ना कहीं उनकी केयर अच्छी हो सकती है। ये एक बहुत वाजिब बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे जो सरकारी अधिकारी हों, जिससे संबंधित जो अधिकारी हैं, जो वो लोग सुन रहे हों या देख रहे हों, तो इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि अगर इंटरेस्ट आपका जिस चीज़ में है, अगर आपको वो फील्ड दी जाती है बनिस्बत इसके किसी भी सरकारी अधिकारी को, बहरहाल ये सरकार का दायित्व है, मैं इसमें या हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन अगर उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है तो काफी फायदा हो सकता है। ये एक बहुत अहम सवाल आपने। अधिकारी क्या, हमारी मिनिस्ट्री भी किसी को भी दे दी जाती है। अरे जो आदमी को वो उस मिनिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, आप उसको वो मिनिस्ट्री नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज के भाई वो अच्छा है, अच्छा आदमी है। अरे यार प्लीज बी केयरफुल। जो मतलब कहने का ये कि एक्सपर्टीज जिसमें हो, जिसमें महारत हासिल हो, अगर वो काम मिले तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। ये आपने बिल्कुल सही, उसी को साजे, दूसरा करे तो बैंड बाजे। सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने ये चीजें। संतोष भाई थोड़ा सा मेरे ख्याल से टेक्निकल एरर हो गया था, संतोष भाई डिस्कनेक्ट हो गए थे। संतोष भाई, अभी मैंने सवाल किया था, आपने शायद सुना होगा, हाथी कांड जो जिस तरीके से हुआ केरला पे, आपकी क्या राय है इसमें? बड़ा अफसोस है, मुझे लगता है कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स है, द वर्स्ट स्पीशीज, और हमको समझना पड़ेगा कि ये जो कोरोना आया है ये एक प्राकृतिक आपदा है। हम जो ये अपनी उल्टी सीधी और ये जो घटिया हरकतें जो करते चले आ रहे हैं, और अंदर से कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है ना वो एक इंसानियत, एक आत्मीयता खत्म होती जा रही है। हमको ऐसा लगने लगा था कि हम सर्वे सर्वा है, हम भगवान हैं, हम लाखों करोड़ों लोगों को पेट भर रहे हैं, हम ही दुनिया चला रहे हैं। तो ये उसका एक मुझे लगता है कि एक उसी की जो है वो हमको एक श्राप समझ लें आप उसको, हमको वो झेलना पड़ा। आज 3 महीने से पूरा भारत, पूरा विश्व रुका हुआ है पिछले 6 महीने से, और कितना हम पीछे चले गए ये तो अभी आने वाले 3 महीने बाद हमको समझ में आएगा। तो अभी भी अगर नहीं समझ रहे लोग तो मैं उनके लिए सिर्फ यही बोलूंगा कि तुम्हारी दास्तां न रहेगी दास्तानों में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इंसानियत को लेकर जिस तरीके की ये समझ जाओ हिंदुस्तान वालों, नहीं तो दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। ये तुम कौन सा प्रमाण दे रहे हो, क्या उदाहरण पेश कर रहे हो? एक हाथी को इस तरीके के जो आप खिलवाड़ करते हैं, पाइनएप्पल के अंदर बम डाल के, किस किस्म की आपको खुशी मिल गई वो 2 जानों को लेकर के? और क्या आप क्या बिंदु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद बिंदु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। संतोष बेचारा वो बह गया है, उसने शायद ट्विटर पढ़ लिया, जो हाथी को भी रिलीजन का रूप दे दिया, पता नहीं हिंदू मुस्लिम कर दिया। लेकिन एक्चुअली क्या है, वो हाथी के लिए नहीं था, वो था सुअर के लिए, और वो सुअर की चीज खा गया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर एक किसान का बच्चा भूख से मरने वाला है तो वो सुअर को मारने के लिए कुछ ना कुछ तैयारियां करेगा।
तो मतलब आपको अगर समझना पड़ेगा, एक गरीब बिंदु किसान भाई का मैं अपने यहाँ का खेत- थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बताया उस तरीके का कि मतलब वो उस जानवर के लिए था, गलती से हाथी ने खा लिया हुआ है। अगर वो वहां पर उस जानवर को मारकर खाने की नौबत आ गई है तो इससे भी काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। फिर ये तो प्रशासन पे सवाल है कि वहां के स्थानीय लोगों पे इसका मतलब खाने की नहीं। समस्या इतनी ज्यादा हो गई। ये नहीं बात, वो सुअर को खा नहीं रहे, वो अपनी खेत को बचा रहे। अच्छा। सुअर आके खेत को बर्बाद करता है। मैं करेक्ट कर लूं। जी जी तो बिल्कुल। अब वो उनके पास या तो उनके पास बहुत सारी तो फायरिंग, ये भी तो कमियां किसकी हैं? ये कमियां किसकी हैं आखिर? जो हम पेड़ काट रहे हैं, जवाबदेह जो हम पेड़ कौन है काट रहे हैं, इसका? जंगल काट रहे हैं। बिल्कुल, जंगल काटोगे तो सुअर कहाँ खा जाएगा? वो लोग भी बेचारे लाखों सालों से रह रहे थे जंगलों में, पर आप जंगल ही काटते जाओगे तो वो तो आएंगे यहाँ। ये जो हम लोग शेर देखते हैं, छोटा सा जो लेपर्ड को देखते हैं रोज, मुंबई में भी आ रहा है, पंजाब में भी आ गया। हमने ये कई क्यों शहरों आ में रहे? देखा, यूपी के कई शहरों में ऐसा था, क्यों? लेपर्ड जो चीजें थे क्यों आ वो रहे? सड़कों पर आ गए। बिल्कुल, क्योंकि आप उनका मतलब घर इंसान काट रहे घरों में बंद है, अब जानवर सड़कों पर है। हाँ बिल्कुल, आप उनके घरों को काटते जा रहे हो तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनको भी तो खाना खाना है। वो पहले वहां रहते थे, लेकिन अब वो मरते जा रहे हैं, वो उनको खाना नहीं मिलता, रोडों पे आ रहे हैं, घरों तक आ रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जंगल नहीं काट सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत अहम सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दर्शक या फिर अधिकारी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो दो वरिष्ठ कह लूँ मैं, मेरे से तो वरिष्ठ है, खैर मुझसे तो बड़ा ही है, बिंदु भाई तो आए थे और संतोष भाई, हम लोग तो शायद आम तौर पर एक ही। हम सबसे बड़े हैं और बिंदु भाई जो है वो तो मतलब मैं बुजुर्ग कहूँ तो गलत नहीं होगा। हमारे बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं, he is very young and very नहीं, मैं तो सिर्फ अभी 56 हूँ, आई एम ओनली 56। very positive man। बिल्कुल और, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा संतोष भाई, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, मजदूरों हाँ। को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि आप किसको लेकर? समाज का वो अंग हैं, मैं किसको? आप दोनों लोगों से मैं एक सवाल है मेरा, मजदूरों के पलायन को लेके, मजदूरों को जो दिक्कतें आई, जो मौतें हुई, जो लोग सड़कों पर जिनकी मौत हुई, कई लोग ऐसे थे जो लोग जो है हफ्तों जो है सड़क पर रहे अपने परिवार को लेके, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, वहाँ लोग पहुँचे मजदूरों को। आखिरकार इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी। सरकार ने कदम भी उठाया, ऐसा नहीं है, जैसे बिंदु भाई ने पहले कहा कि हर किसी तक हर कोई नहीं पहुंच सकता, ये बात भी जायज़ है, सही कहा जा सकता है। लेकिन क्या ये हो सकता था कि जो काम हम नेक्स्ट स्टेप लेना जा रहे हैं उसकी तैयारी पहले से होती? आप दोनों को ऐसा लगता है? मैं आप दोनों का नहीं, जवाब आपको चाहूंगा। समझना पड़ेगा, ये जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन एक ही दिन में फट करके हुआ था, तो ये भी फटी करके करना पड़ेगा। अगर ये बोलते चलो अपने अपने घर चले जाओ, तो सब लोग ट्रेनों में घुसते और फिर कोरोना का पता नहीं एग्जैक्ट क्या हाल होना है। नहीं तो वो सब बिंदु लेके भाई बीमारी मैं क्या एक पता। चीज कहना चाहूंगा, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो था, वो अगर शायद उसको इस तरीके से आगे बढ़ाया जाता या उसको थोड़ा सा स्प्रेड किया जाता, फैलाया जाता है, बताया जाता, तो शायद जो उसका पर्पस हमारे माननीय प्रधानमंत्री का था वो शायद सॉल्व नहीं होता। तो वो एक दूसरी चीज कह सकते हैं कि वो हो नहीं, जाती है। मैं बोल रहा लेकिन हूं, यहाँ वो आपको पता था छुपा आखिर के- कि आने वाले दिनों में कैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि WHO की गाइडलाइंस आ रही थी, कई सारी चीजें उसमें आ रही थी, पहले से लोगों को पता था। और जो इतने माइग्रेंट्स लेबर, हर राज्य को इतना पता होता है कि आपके राज्य में कितने दूसरे राज्य के लोग रह रहे हैं, कितने कामगार हैं, कितने मजदूर, उस पर एक फोकस करके एक स्ट्रेटेजी तैयार की जा सकती थी। बिल्कुल, आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो बहुत जान लड़ा के, बहुत कोशिश से हिंदुस्तान को सुधारने, हर चीज बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, फुल जान लड़ा रहे हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आई है महामारी, इसके बारे में कोई भी जानता नहीं था कि क्या होगा एग्जैक्टली। तो उनने अपनी तरफ से एक चीज दी और स्टेट्स को बहुत पावर दी कि आप लोग अपना अपना स्टेट को संभालो। तब स्टेट को भी अपना बॉर्डर लॉक करने पड़ गए कि भैया लोग हमारा कोरोना लेके आ जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं था एग्जैक्ट क्या, तो लोग अगर थोड़ा और वेट कर ले एक आधा महीना, यहीं जहाँ थे वहीं रहते, तो ये गड़बड़ नहीं होती। लेकिन वेट सबके भी घरों से बिंदु फोन भाई आने कैसे करते हैं, क्योंकि जब सामने खाने के चीजें नहीं है, राशन नहीं है, वो सब चीजें नहीं है, वो थोड़ा नहीं, सा अब- अगर उस पर, मेरा कहने का मतलब वही था, उसी चीज को लेकर अगर स्ट्रेटेजी बनाई जाती, प्रॉपर वे में काम किया जाता, तो शायद जो इतने भारी संख्या में पलायन हुआ, उत्तर प्रदेश की अगर मैं खासकर बात करूं तो तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। बिहार में भी तकरीबन इसी तरीके से हैं, आसपास के आंकड़े हैं। ये चीजें नहीं होती, क्योंकि बहुत से मजदूरों से जो हमारी बात होती है, उन मजदूर कहते हैं कि अब हम गए शायद वापस लौटकर, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो और दूसरे शहर जहां वो रहते थे,
साउथ का हो या फिर गुजरात हो, इन सब जगहों पे हम दोबारा वापस जाना के बारे में शायद अब सोचें भी ना। तो ये जो सिचुएशन है, क्योंकि इन मजदूरों के बगैर, आपकी मैं फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो मुझे लगता है 50% ऐसे हैं जो बाहर से लोग हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो पर्दे के पीछे के जो लोग काम करते हैं, वो लोग सब वही हैं। तो अगर वो लोग नहीं आएंगे तो आपकी इंडस्ट्री पे कितना बड़ा असर पड़ेगा? नहीं सर, पूरे हिंदुस्तान पे असर पड़ेगा अगर वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, इस बार जब वो वापस आएंगे तो कुछ तरीके से आएंगे और वो लोग भी सिक्योरिटी लेके आएंगे। तो जो लोग उनको उसकी जिम्मेदारी किसकी है आखिरकार? उस चीज की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा ना। नहीं, आप समझ जाओ, ये जो जब हम किसी को काम करते हैं, हमारे जो लोग हैं जो हमारे पास काम करते हैं, हमने उन्हें पूरी तनख्वाह दी, उनका पूरा ख्याल रखा, तो हम कर सकते थे। लेकिन जो आदमी की माली हालत वो है कि भाई आज ये पैसे कमाऊंगा और फिर मैं सैलरी दूंगा, वो नहीं दे पाए। तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, हमें खुद ही करना पड़ेगा। सरकार का ये फर्ज बनता है कि भाई, हाँ बिल्कुल, हम सारी चीजें सरकार पे ही नहीं छोड़ सकते, लेकिन सवाल हम कर सकते हैं ना आखिर सवाल सरकार से, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। बिल्कुल, हिंदुस्तान खुद चलता है, हमारे लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं और बहुत प्यारे लोग हैं। और ये जो मतलब मुझे लगता है इसके लिए अब कुछ ना कुछ अच्छा रूल बनना पड़ेगा कि भाई जब तुम लेबर को ला रहे हो तो उसके कुछ सिक्योरिटी भी हो, क्योंकि लेबर तो वापस आएगी। सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो हो, उनका जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हो। हाँ, गांव में बैठ के वो लोग 2 रोटी तो खा लेंगे थोड़ा, 1 आध महीना, लेकिन उसके बाद मुंबई, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, बिंदु भाई मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को जो मजदूर थे वो यही कहते थे हम गांव में चाहे भले ही नमक रोटी क्यों नहीं खा लेंगे, लेकिन शहर नहीं जाएंगे अब। बिल्कुल, ये सरकार की जिम्मेदारी आखिर बनती रहे। संतोष भाई, मैं आपका भी जवाब चाहूंगा इस पर। जी जी जी। हाँ, देखिए सरकार ने बोल संतोष। जी 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 जी, ये जो आप बोला ना आपने कि वो रो रहे थे और बिलख रहे थे और उनका ये कहना था कि हम नमक रोटी खा लेंगे, वापस नहीं आएंगे। तो उसका रीजन क्या हो गया ना कि ये जो माहौल था, ये जो वक्त था, वो बड़ी भयावह स्थिति हो गई थी। ऐसे टाइम पे बहुत तरह के ख्याल आते हैं लोगों के दिमाग में और वो कहीं गुना ज्यादा आगे जाकर के सोचता है कि अब हम वापस नहीं आएंगे। बट मेरी बात याद रखिएगा, ये वक्त बदलेगा, ये लोग वापस आएंगे, तरीके से आएंगे, मजबूती के साथ आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे और फिर ये लोग यहाँ पे काम करेंगे। ये एक समय था जो निकलना जरूरी था। बिल्कुल सही बात बोली बिंदु भाई ने कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि जो जहां है वो वहां रुक जाए, वो बिल्कुल सही डिसीजन था। तो इसका मतलब फिर राज्य सरकार, संतोष भाई, इसका मतलब फिर राज्य सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आदेश था या जो उनका सुझाव था उस पर पूरी तरीके से अमल नहीं करवा पाई। राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता था वो किया। बिल्कुल, करोड़ हमारी आबादी है, हमारी 135 करोड़ आबादी है। इंडिया कोई बहुत बड़ी रिच कंट्री नहीं है, ये हमको बहुत अच्छी तरीके से एहसास है। लेकिन जो बेस्ट हो सकता था उन्होंने किया। मजदूरों का हर बार ये जवाब आता था कि हमें खाना और शेल्टर नहीं चाहिए, हमको चाहिए रेलगाड़ी जो हमको हमारे गंतव्य स्थान पे पहुंचा दे। मतलब तो ऐसी सिचुएशन ही क्यों आने दी सरकार ने? मेरा तो सिर्फ सीधा सवाल यह है, सरकार को चाहिए ऐसी सिचुएशन। जाहिर सी बात है, देखिए आदमी को जब खाना पीना नहीं मिलेगा वो कहेगा, सोचेगा कि भाई मैं अपने घर या अपने गांव, अपने होम टाउन चला जाऊं। जो डेली कमाता था, डेली खाता था, आखिर उसके सामने तो ये अपने जीवन जीने की बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ गई। आप ये समझ लीजिए कि अगर ये लॉकडाउन प्लान के साथ करते ना तो हमको वो स्थिति देखने मिलती जो इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त हुई थी। ट्रेनों के ऊपर लाखों आदमी चढ़ता और हजारों ट्रेनों के नीचे कट के मर जाता। वो भगदड़ और वो गदर मस्ती जिसकी कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये लॉकडाउन जो हुआ है अचानक रात में 8 बजे आके कि आज 12 बजे पूरा भारत बंद, वो एक सही डिसीजन था। बहुत लोगों की जान बच गई है। बहुत ही खतरनाक और बड़ी डरावनी स्थिति थी। एक ऐसा मंजर आता कि हमारी रूह कांप उठती। आप अंदाजा लगा के देखिए, आप प्लान करिए कि 3 दिन बाद हम लॉकडाउन कर रहे हैं, जिसको जहां जाना है चला जाए। हाँ, ये पॉइंट आपका एक वैलिड पॉइंट कह सकते हैं इसको अगर आम जनता सोचे अगर ये, तो क्योंकि आरोप ये लगता है कि सरकार ने कुछ किया नहीं, सरकार ने बताया नहीं, सरकार 4 दिन बाद लॉकडाउन करती। ये आपका एक वैलिड पॉइंट होता है कि वो स्थिति किस तरीके से और भयानक हो सकती थी, क्योंकि हर कोई फिर यही चाहता है कि वो अपने घर पे पहुंच जाए। भैया और मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना से नहीं मरते लोग, इससे मर जाते लाखों मरते, इससे लाखों।
हाईवे ये आपको समझ और ट्रेनों के नीचे आ जाते थे। किसी को पता नहीं था कि क्या एग्जैक्टली होना है। जब किसी को कुछ पता नहीं, मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री ने भी बहुत अच्छी तरह देश चलाया है और सारे चीफ मिनिस्टरों ने भी अपना बेस्ट किया है इसमें जो कर सकते थे। क्योंकि किसी को कोई भगवान तो है नहीं कि उनको पता है कि एग्जैक्ट क्या होना है। किसी को कुछ पता नहीं था, तो सब लोग ने थोड़ा तकलीफें सही हैं और सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। जय चलिए श्री थोड़ा सा मतलब वैसा जज्बाती या कह सकते हैं सवाल जवाब बहुत होगा, थोड़ा सा रुख को चेंज करते हैं, थोड़ा सा माहौल और जी, थोड़ा सा जी। खुशनुमा बनाते हैं। बिंदु भाई, आपसे जानना चाहूंगा, आपके साहबजादे फतेह साहब बॉलीवुड में सुना आने को तैयार हैं पूरी तरीके से, क्या तैयारियां हैं? ये उसे 5 साल हो गए, 5 साल से बेचारा हीरो बनने की तैयारी कर रहा है। इट्स नॉट इजी आजकल हीरो बनना। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं मैं, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, मतलब हाँ। फतेह की माइंड क्या है, अपने पिता की तरह बनना है या दादा की तरह? मुझे लगता है फतेह बहुत टैलेंटेड है। जिस तरीके से वो मेहनत कर रहा है, वो लोगों को दिख जाएगा कि क्या है फतेह, और फतेह की फतेह होगी। तो वो बहुत 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 मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत। बिल्कुल, तो, हम उम्मीद करते मुझे हैं कि लगता है कि वाकई जब जो आप नाम मेहनत है उस करोगे- नाम के जरिए उस नाम की तरह ही हाँ। फतह हासिल हो हर फील्ड में, जहां जाएं जो कामयाबी हो। प्राइम न्यूज़ भी बिल्कुल। इस चीज़ को कहता है कि ज़रूर बिल्कुल होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा लाइट मूड में अगर हम लोग अब नॉर्मली उस पर बात करें, आने वाले दिनों में जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, वो आपको रुपहले पर्दे पर किस तरीके से और कब देखेंगे? मेरी अब 2 पिक्चरें मैंने खत्म की है पंजाबी। संतोष भाई, 2 आपके लिए भी पिक्चरें- यही सवाल है। मैं बंधु भाई का जवाब आ जाए उसके बाद आपके पास आऊंगा। जी, पहले बिंदु भाई, पहले बिंदु जी, भाई। जी। एक पिक्चर है नानक नाम जहाज है, वो हमने खत्म की है, वो भी लगेगी। वो लगने वाली थी, अब तक तो लग जाती, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में अब वो डिले हो जाएगी। और एक पिक्चर है निडर। तो ये निडर की तो शूटिंग कर रहा था जब लॉकडाउन हुआ। तो ये 2 पंजाबी पिक्चरें हैं जो मैंने की हैं। कुछ ना कुछ जो भी आता था हम करते थे। नच बलिए खत्म हुआ था, तभी उसके बाद ये कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारी लाइफ में। हम तो मतलब जो आता है उसको कर देते हैं। जैसे जब बिग बॉस आता तो वैसे ही एंटरटेन रहते हैं, जैसे संतोष ने हमें किया। तो कुछ ना कुछ लाइफ अच्छा, में हाँ, चलता मेरा रहता है। ये आपने बहुत सही, बिग बॉस में तो दोनों लोग जो है एंट्री मार चुके हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा आप लोगों से। आप ही पहले बिंदु भाई, आप ही बता दीजिए अपना एक्सपीरियंस किस तरीके से, क्या, क्योंकि जो दर्शक, मेरे ख्याल से आपने बिग बॉस से आने के बाद खुल के इस तरीके से नहीं कभी जिक्र किया बिग बॉस का, तो आज जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो जान लें कि बिग बॉस में किस तरीके से। नहीं, बिग बॉस बहुत ही बढ़िया शो है, जो मुझे लगता था कि जब भी मैं जाऊंगा मैं जीतूंगा। क्योंकि मेरी फितरत ऐसी है कि मैं किधर भी रोड पे भी सो सकता हूँ, महल में भी सो सकता हूँ, और इतना सा खाना भी खा सकता हूँ और इतना भी खा सकता हूँ। तो मेरे लिए बिग बॉस बहुत इजी शो था। और मैं जब रात को सोता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस कैसा था? खैर अब तो टाइम हो चुका है काफी। एक्सपीरियंस आपको मैं बताया, अगले दिन मैं भूल जाता हूँ। तो जब बिग बॉस खत्म हुआ तो उसके 2 दिन बाद मैं भूल गया कि मैं बिग बॉस जीत गया हूँ। लेकिन बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और मुझे लगता था कि संतोष शुक्ला बिग बॉस में जाके कुछ ना कुछ 4 चांद लगाएंगे, तो फिर संतोष को भी हमने बिग बॉस में डलवाया ही है। अरे बहुत बहुत बढ़िया, अच्छे। बहुत बढ़िया। संतोष भाई, वो- आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी मैंने जो सवाल मेरा था बिंदु भाई से, जी, जी। कि आने वाले दिनों में जो भाई- आपके भी चाहने वाले हैं, आपके जो फैंस हैं, क्योंकि मैंने हाँ जी। आपका सोशल मीडिया पे देखा तो आपके भी लाखों के तादाद में आपके भी फैंस हैं, आपके पेज पर, जी, आपके जी, सबके जी, लोग, जी, जी, जी। तो नहीं, दुआएं आने वाले दुआएं दिनों आप में लोगों संतोष की। शुक्ला और- कैसे? भैया देखो, मैं 90s की फिल्मों का बहुत पुराना आशिक रहा हूँ। और वो 90s का जो सिनेमा था ना, वो मेरे अंदर पूरा कूट कूट के भरा हुआ है। तो अब मैं इसको बहुत ज्यादा खोलूंगा नहीं यहाँ पर, बट वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स, वो इज अ वेरी यंग एंड अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर ऑफ टुडेज टाइम। और बड़ी कमाल की फिल्में हाल फिलहाल में कुछ 2-3 साल में उनकी निकल के आई हैं। और उनके साथ मैंने एक बहुत बड़ी फिल्म है टी सीरीज की, वो साइन की है विद अ वेरी प्रोमिनेंट एंड अ वेरी पावरफुल रोल। और वो शुरू होनी थी, जून से शूटिंग स्टार्ट होनी थी उसकी। और ये आप मेरे ख्याल से अक्टूबर के बाद ही स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी इतना जल्दी इतने बड़ी फिल्म जो फुल तामझाम के साथ बनती है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक वेब सीरीज करी है अभी निखिल आडवाणी जी के साथ, जो कि अमेजॉन प्राइम के लिए बन रही है। उसका नाम है मुगल, और बड़ा ही जोरदार किरदार निभा रहा हूँ उसमें। दाढ़ी मैंने उसी के लिए बढ़ा रखी थी, तो अब उसका भी इंतजार है। मुगल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वेब सीरीज
of Indian cinema. और निखिल आडवाणी is one of my favorite directors. Always wanted to work with him. So ये एक बड़ी opportunity है. वो मुझे लगता है कि मेरे चाहने वाले जिनको मेरी परफॉर्मेंस पसंद आती है, मेरा काम पसंद आता है, उनको कुछ एक अलग किरदार में नजर आएगा संतोष शुक्ला. तो आप लोगों की बेस्ट विशेष चाहिए. दूसरा, बिग बॉस जो है वो उसकी कहानी बड़ी शॉर्ट में समझाता हूँ. मैं एक शो करता था, हमारे बड़े फेवरेट डायरेक्टर हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं, लाइक अ फैमिली, बिंदु भाई के भी और हमारे भी, सुनील अग्निहोत्री साहब. तो वो बहुत कमाल के इंसान है और मैं उनका फैन हूँ. और उनके साथ हमने चंद्रकांता किया और बिंदु भाई भी साथ में थे. और हम लोग शो खत्म, जब हम लोग शूटिंग खत्म करते थे उसके बाद हमारी कुछ ना कुछ गेट टुगेदर होती थी. तो वहाँ बिंदु भाई से गायब मैंने कभी अपनी इच्छा जाहिर की थी कि आई वांट टू गो इन बिग बॉस. तो बिंदु भाई ऑल्सो थॉट कि ही कैन बी अ गुड कंटेस्टेंट. So he recommended my name. That's how I entered in Big Boss season 6 and the rest is history. उसके बाद वहां से निकलने के बाद सीधा सलमान खान के फार्म हाउस पहुंचा. तो फिर जय हो. हाँ, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है और हम लोग की जैसे बात होती है कभी तो बॉलीवुड के भाईजान से आप बहुत क्लोज हैं. एक मतलब कई बार देखिए, एक होता है कि जान पहचान मुलाकात क्लोजनेस अलग होती है, लेकिन आपकी जो मुलाकात जान पहचान या कहें कि एक रिश्ता है, वो बॉन्डिंग आप लोगों की बहुत अच्छी देखने को मिलती है. तो क्या मतलब अब जैसे एक फिल्म आई थी आप लोगों की जय हो, जिसमें आपने एक विलन का रोल किया था सलमान खान के साथ, तो अब कुछ ऐसा है जो आपके फैंस को देखने को मिलेगा भाईजान के साथ? भाईजान के साथ बहुत जल्दी मिलेगा, बट वो भाईजान उसमें नहीं होंगे. बट द फिल्म जो फिल्म प्रोड्यूस होगी वो सलमान खान फिल्म्स के बैनर के थ्रू होगी, SKF के थ्रू. और एक पिक्चर है, बड़ी इंटरेस्टिंग है. उसके बारे में भी डिटेल्स अभी रिवील करना मुझे लगता नहीं है कि ये सही वक्त है. तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आप सब लोगों को, लेकिन बहुत जल्द आपके सामने इसका खुलासा होगा प्राइम न्यूज पर सैयद के साथ. और ट्वीट करेंगे हमारे बड़े भाई. बिल्कुल, ये वादा के साथ जब भी संतोष शुक्ला इस चीज का ओपन खुलासा करेंगे तो वो पहले प्राइम न्यूज पर होगा. बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल. और मैं सैयद एक बात और कहना चाहता हूँ जी कि सिंस माय चाइल्डहुड मैं दो सुपरस्टार्स का बहुत बड़ा फैन था, सलमान खान एंड संजय दत्त. अच्छा. तो आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी कि बिग बॉस का शो तो नहीं जीता, बट जीता सलमान खान का दिल. और कुछ ऐसी जगह बन गई जाने अनजाने में, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ इम्प्रेस करने जा रहा हूं उनको. बट वो होता है कि ऊपर वाला जब आपके बारे में कुछ सोच रहा होता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है. कोई बात नहीं संतोष भाई, मैं तो ये कहूँगा हीरा भी कोयले की खान से ही निकलता है और उसको भी जौहरी पहचानता है. बिंदु भाई गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं शायद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बिंदु भाई को ही जाता है, क्योंकि अगर ये मुझे बिग बॉस में पुश नहीं करते तो मेरी मुलाकात सलमान खान साहब से नहीं होती और फिर जय हो नहीं होती और फिर जो आगे जो भी माहौल बना है वो शायद फिर कहीं और कुछ हो रहा होता. लेकिन फिर भी खैर अब ईश्वर लिखता है और वो खुद तो आता नहीं है, तो किसी ना किसी इंसान को भेज देता है. तो मैं एक बड़ा खूबसूरत जरिया मानता हूँ हमारे भाई बिंदु जी को कि वो उनके आने से जिंदगी है वो एक बड़ा अच्छा बिग बॉस चला गया. देखो सैयद भाई, बिग बॉस में जी, जी, हम जी. पूरे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि संतोष भाई को ट्राई करो, लेकिन हम उसको वहां पहुंचा नहीं सकते. बिग बॉस में करोड़ों लोग ट्राई करते, करोड़ों, और आपका टैलेंट ही आपको वहां लेके जाता है. तो उनने जब देखा और उन्हें लगा कि संतोष बिग बॉस मटीरियल है तो वो गया. तो यानी ये कोई भी वहां बोल के नहीं भेज सकता किसी को. लाखों करोड़ों लोग ट्राई कर रहे होते. तो संतोष की नसीब में लिखा था कि वो जाएंगे, सलमान भाई से मिलेंगे, और वो हो गया. बिल्कुल. ये एक बहुत कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम शायद संतोष भाई के फ़ोन पे शायद आ रही है. संतोष भाई अभी हमारे साथ ऑन स्क्रीन ज़रूर हैं, लेकिन शायद संतोष भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया उनका शायद. बिल्कुल, अभी दोबारा कोशिश करते हैं संतोष भाई को ऑडियो मिलने. वीडियो आ रही है लेकिन ऑडियो मिलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है. खैर दोबारा कोशिश करेंगे. बिंदु भाई, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी इस कोरोना काल में फिल्म इंडस्ट्री पर आप किस तरीके का असर देखते हैं और कितना असर देखते हैं, और आने वाले दिनों में भी कितना असर होगा? देखो, आपको समझना पड़ेगा पूरी दुनिया पे असर हुआ है तो फिल्म इंडस्ट्री पे भी हुआ है. कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो इससे इफेक्ट नहीं हुई है, सबको तकलीफ आई है. लेकिन जिस दिन इसका वैक्सीन आएगा तो पूरी चीज भूल जाएंगे हम. हमें याद भी नहीं रहेगा कि कोरोना भी कभी आया था, और हम अपने बच्चों को सुना करेंगे एक बार ऐसा हुआ था जब हम 80 दिन घर पे बैठे थे. तो ये बस एक वैक्सीन के आने की देर है कि ये पूरा भूल जाएंगे. और आपको मैं बताऊं, अमेरिका, इंग्लैंड, वो लोग ने फिर से शुरू कर दिया
और वहाँ जहाँ 40 मिलियन बोल रहे थे कि अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, वो ऑलरेडी पता नहीं 10-15% रह गया है, बाकी सब अपनी जॉब पे लग गए हैं। तो ये जो बुरा वक्त है ये ज्यादा देर नहीं टिकता, हिम्मत हमेशा रखो और आगे बढ़ो। बिल्कुल सही संतोष भाई यही सवाल मेरा आपसे भी है कि मतलब आपके अपने नजरिया क्या है फिल्म इंडस्ट्री, जिससे अभी फिल्म इंडस्ट्री की एसोसिएशन ने, आप लोगों की एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की थी कि उसको भी खोलने दिया जाए, उसमें भी कई सारी गाइडलाइंस आई। तो आपको लगता है कि इसको रूटीन में एक ट्रैक पर आने तक कितना समय आपको लगता है कि लगेगा? आई थिंक 1-1.5-2 महीने लग जाएंगे इसमें रूटीन में आने में, बिकॉज अभी ये थोड़ा ट्राई एंड टेस्टेड पीरियड होगा, बट उसको आना ही है। देखो रूटीन पे आना है, रात के बाद सुबह आती है। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही बोला बिंदु भाई ने कि अब आपको काम पे तो निकलना पड़ेगा। देखिए आप ये नहीं बैठ सकते कि अब जब वैक्सीन आएगी तब मैं निकलूंगा काम पे, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। वैक्सीन भी आएगी जब उसका एक सही वक्त होगा, बट उसके अलावा आपको निकलना है और इस बीमारी का इतना हवा अपने दिमाग में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो आप इसमें फंस जाएंगे फॉर श्योर। तो आपको डरना नहीं है, अंदर से एक हिम्मत रखनी है हमेशा। और जिस भगवान को भी आप मानते हैं, अल्लाह को, वाहेगुरु, जीसस, श्री राम को, उनका नाम लेकर के आगे बढ़ो यार, तो वो सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। अभी मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जो बड़ी फिल्में हैं, जो नई फिल्में शुरू होने वाली हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। जो फिल्मों का थोड़ा पैचवर्क बाकी है, जिनके एक गाना बाकी है या बहुत लिमिटेड कुछ एक सीक्वेंस, एक सीन है जो महबूब में कर सकते हैं 8 दिन के शेड्यूल में, तो वो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले शुरुआत हो जाएगी आई थिंक ये जो टॉक शोज हैं और जो हमारे टेलीविजन शोज हैं, जो कम लिमिटेड यूनिट के साथ और लिमिटेड एक्टर्स के साथ शूट कर सकते हैं, तो वो शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे ही करते करते सब अपना जो है वो शुरुआत कर देंगे और बैक टू फॉर्म पे आ जाएंगे। सो इट विल टेक एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, क्योंकि कई बार मैंने देखा जो हमारे अलग अलग स्टार्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर, उनमें से एक नाम है तिग्मांशु धूलिया जी का। मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और बहुत बड़े भाई की तरह हैं, आप लोगों भी जैसे। एक चीज़ उन्होंने एक बार कही थी कि जो सिनेमा का जो ट्रेंड है वो आने वाले 2-3 साल में चेंज होगा, और एकदम से हमने वो चीज़ देखा। रीज़न उसके पीछे था कि लोग सिनेमा हॉल पे फिल्में रिलीज होती हैं, उसका एक अलग परिप्रेक्ष्य होता है, एक अलग कंसेप्ट होता है। लेकिन अब सोशल के थ्रू, जैसे अब सोशल का अगर नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया और दूसरे ऐसी साइट्स आ रही है जो इस तरीके का हो गया, सोशल पे हो जाता है, इसमें और उस सिनेमा में कितना फर्क, कितना नजर आता है आप दोनों लोगों को? देखिए आपको समझना पड़ेगा कि थिएटर में पिक्चर देखने का मजा ही अलग है, लेकिन हम बड़ी बड़ी पिक्चरें बिकॉज ऑफ कोरोना फिल्म इंडस्ट्री तो रुक नहीं सकती। तो अभी ये लक्ष्मी बॉम्ब जैसी पिक्चर भी और जो अमित जी वाली पिक्चर भी इसमें रिलीज होगी तो दुनिया देखेगी, बहुत मजा आएगा घर में बैठ के देखने का। लेकिन जब थिएटर शुरू होंगे पॉपकॉर्न के साथ एक पिक्चर देखने वेब सीरीज, ये जो वेब सीरीज आ रही है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट जरूर है, इसमें मैक्सिमम लोगों को मुझे लगता है शायद काम मिलने में आसानी भी होगी, लेकिन उन वेब सीरीज की वजह से जो सिनेमा का जो एक ट्रेंड है उस पर भी तो असर पड़ेगा। क्योंकि जो आज जैसे आपने कहा, वक्त आज के समय में किसी के पास नहीं है, आज टाइम नहीं है किसी के पास कि जो 3 घंटे 2.5 घंटे वो सिनेमा हॉल में जाए, वो एक सिलेक्टेड ऑडियंस रह गई है। सिर्फ वेब सीरीज है आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, आईपैड पे, आप 24 घंटे जब आप फ्री, आपका मूड है, आपने उठाया देख लिया। तो इस ट्रेंड पे को कैसे देखते हैं आप दोनों लोग? नहीं, मुझे लगता है सिनेमा तो सिनेमा है और सिनेमा कभी जाएंगे नहीं। सिनेमा तो फिर से वापस जिस दिन वैक्सीन आ गया हाउसफुल के बोर्ड आपको दिख जाएंगे, तो सिनेमा में पिक्चर देखने का मजा ही अलग है। और ये वेब सीरीज और टीवी ये भी बहुत चलेगा, ये हमेशा चलेगा, क्योंकि घर पे बैठ के फोन पे ट्रेन में जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो तो डाउनलोड करके कुछ देखो तो मजा आता है। लेकिन पिक्चर तो पिक्चर है भाई, और सिल्वर स्क्रीन। चलिए, थोड़ा समय की हमारी एक सीमा है, मुझे थोड़ा सा वो कहते हुए मैं आखिर में सिर्फ आप लोगों से 1 मिनट में 30-30 सेकंड में चाहूँगा, कोरोना को लेकर आपके जो हमारे जो दर्शक हैं इस वक्त प्राइम न्यूज़ पर आपको देख रहे हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, उनको आप किस तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे? बिंदु भाई, आपसे शुरुआत करता हूं मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई आप लोगों को समझना पड़ेगा, 2-3 एक्सरसाइजेस सांस वास वाली करते जाएं, कोरोना से ज्यादा घबराएं नहीं। टीवी जब आप देख रहे हो तो जो चैनल आपको कुछ नेगेटिव चीज दिखाए उसे बंद कर दें, और बस स्ट्रांग रहें। अच्छी पॉजिटिव चीजें आप लोग भी प्राइम में दिखाएं, हर जगह दिखाएं, और कोरोना से आपको डरना नहीं। अच्छी चीजें हम दिखा तो रहे हैं, 2 सुपरस्टार्स हमारे साथ मौजूद है, 2 अच्छे लोग हमारे साथ मौजूद है। देखिए संतोष भाई, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, आपका जवाब चाहूंगा कि आप क्या संदेश इस वक्त जो हमारे दर्शक, प्राइम न्यूज के दर्शक देख रहे हैं, जो आपके चाहने वाले, आप
देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना महामारी के वक्त? भैया बिल्कुल सेम टू सेम जो बिंदु भाई ने बोला, मुझे लगता है इससे बेटर तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। ये बिल्कुल सही है कि कहीं कोई नेगेटिविटी आपको टेलीविजन पे या रियल लाइफ में नजर आती है, वहां से हट जाओ, दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपको ऐसा लगता है आप देख रहे हैं कुछ नहीं होगा, बट वो माइंड में स्टोर हो जाती है, और वो माइंड में स्टोर होती है तो वो उसका एक बुरा प्रभाव पड़ जाता है आपके व्यक्तित्व पे, आपकी सोच पे। तो उससे आपको बचना है। दूसरा, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करते रहो, फिट रहो, और कोरोना से इतना डरो ना। मतलब कोरोना भाई, से डरो ना। आप लोग के ऊपर ज्यादा है, न्यूज चैनल्स पे ज्यादा मैं ये देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये फर्ज कि आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रखें, डराए ना, और उनकी हिम्मत बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। हम फिर आपसे एक बार आपके दर्शकों को, आपके चाहने वालों से मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो ये दो स्टार्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, बिंदु दारा सिंह और संतोष शुक्ला, जिन्होंने दिल खोल कर हमसे बात की और कोरोना कॉल में किस तरीके से उन्होंने अपने दिनों को कैसे काट रहे हैं, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी जानकारी दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।